गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा मैथ क्लासेस। सारा मैथ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में परसेंटेज या प्रतिशत से रिलेटेड हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज या सूत्र लेकर आए हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारी इस वीडियो को आप कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप हमारा जो भी ये लिखा हुआ स्क्रीन पर दिख रहा है इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ते भी रहें और समझते भी रहें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं। उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें। इसमें भी हम जो भी CTET या TT या शिक्षक भर्ती में जो भी मैथ के क्वेश्चन जिस तरीके के भी आते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर शुरू करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत होती क्या है? तो प्रतिशत मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रतिशत हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे या उसकी परिभाषा क्या है? तो प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो परसेंटेज इज़ दैट फ्रैक्शन विच हैज़ 100 एज डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले हम भिन्न देख लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। अब प्रतिशत तो हमें पता लग गया कि प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका हर 100 हो, लेकिन भिन्न क्या होती है? तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? भिन्न को हम A/B में लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग आप सब जानते हैं कि भिन्न A/B भिन्न होती है, लेकिन इसका मतलब आपको पता नहीं होता है। आज हम इसका मतलब भी आपको बताते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे आपके पास कोई है, मान ले कोई स्क्वायर है, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपके पास कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने पार्ट हैं? टोटल 4 पार्ट्स हो गए। तो टोटल 4 पार्ट्स को हमने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। और अगर इस 4 पार्ट्स में से हम एक पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट हमने ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4। तो ये फ्रैक्शन हो गया या भिन्न हो गई। अब ऐसे ही कुछ भी हम लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका ये जो एक पार्ट लेंगे ये कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट्स पिज़्ज़े के कितने हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट्स में से हमने कितना लिया? 1 लिया, तो 1/2 हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया या भिन्न क्या हो गई? 1/2 हो गई। अब ऐसे ही फिर से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लें हमारे पास ये पिज़्ज़ा है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। अब इसमें से हम ये एक पार्ट्स ले रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो टोटल पार्ट्स कितने? हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितना ले रहे हैं? हम एक पार्ट ले रहे हैं, तो ये 1/4 हो गया। और अगर हमको 2 पार्ट्स लेने, ये 2 पार्ट्स लेने, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो फ्रैक्शन या भिन्न कैसे लिखेंगे? 2/4। 4 में से हम कितने पार्ट्स लिए? 2 पार्ट्स लिए, तो जितने पार्ट्स लेते हैं वो ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने पार्ट्स होते हैं वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका एक फ्रैक्शन या भिन्न हो जाएगी। तो ऐसे भिन्न कोई भी हमारे पास वस्तु या कुछ भी हो सकता है, उसको हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो उसको जितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स में से जितने पार्ट्स लेते हैं वो पार्ट्स न्यूमरेटर में या अंश में आ जाते हैं, और टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, उसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर या हर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखते हैं, फिर ये फ्रैक्शन हो गया। अब उस फ्रैक्शन को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं? अब देखते हैं ऐसा फ्रैक्शन जैसे A/B है, तो इसमें से ऐसा फ्रैक्शन जिसका B इक्वल टू कितना हो? 100 हो। B कितना हो? 100 हो। और B है क्या? B हर है या डिनोमिनेटर है। तो ऐसी भिन्न या ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो वो प्रतिशत कहलाता है। अब जैसे R प्रतिशत का मतलब क्या है बताइए? R प्रतिशत का मतलब क्या है? ये R प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में से R भाग ले लिए। कोई वस्तु है, हमने उसके 100 बराबर भाग कर दिए, अगर उसमें से हम R भाग ले लेते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? R/100। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमने 100 भाग किए किसी वस्तु के इक्वल और उसमें से R ले लिए,
तो ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गई या फ्रैक्शन हो गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर को या भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 से 100 गया, तो ये क्या हो गया, R% हो गया। तो कोई आप कहे, आपसे पूछे कि R% है, इसको सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न में लिखिए, तो R% को हम साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे या सिंपल फ्रैक्शन में, इसको R/100 ऐसे लिखेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। या R/100 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप याद रखिए, अगर किसी भी नंबर को, किसी भिन्न को या किसी फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। या कोई परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको हम सिंपल या साधारण भिन्न में या फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट या बदलेंगे तो क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे R% दिया है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में या साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो आप चीज़ें धीरे धीरे समझते रहिए, सारा का सारा आपका क्लियर होता रहेगा। ऐसे ही आप कोई P/Q को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, बताइए। P/Q को परसेंटेज में लिखना है, P/Q है, इसको मुझको परसेंटेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, P/Q इंटू किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये परसेंटेज में चेंज हो गया। तो P/Q को परसेंटेज में लिखने के लिए P/Q इक्वल टू P/Q इंटू 100, ये परसेंटेज में या प्रतिशत में बदल गया। अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं या सम इम्पोर्टेंट्स रूल हैं, कुछ शॉर्ट मेथड हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट मेथड लेकर आया हूँ आपके लिए। इन मेथड को आप ज़रूर, या जो भी फार्मूला है इनको रट लें। इन फार्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लें, ध्यान से याद करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन किस तरीके का आता है, यदि P का मान Q से R% अधिक हो। क्या क्वेश्चन आता है, मान लें कोई दो हैं, दो कुछ भी हो सकता है, P और Q हो सकता है, या दो आदमी हैं A एंड B हैं, जिनकी सैलरी जो है 100 रुपये है और B की A से सैलरी जो है 20% ज़्यादा है। तो B की सैलरी कितनी हो जाएगी, अगर A की 100 मान रहा हूँ मैं, तो B की 20% A से ज़्यादा है, तो B की 120 हो गई। कितनी हो गई, 120 रुपीज़ या 120 रुपये हो गई। अब पूछेगा वो B की A से कितनी % ज़्यादा है या A की B से कितनी % कम है। तो A की B से कितनी % सैलरी कम है, वो निकालने का फार्मूला ये होता है R/100 प्लस R इंटू 100। तो Q का मान P से कितना कम है, अगर ये हमको निकालने के लिए आ जाए तो पहले ये दिया होगा, यदि P का मान Q से R% अधिक हो तो Q का मान P से कितना कम है। तो इसके लिए फार्मूला है इक्वल टू R/100 प्लस R इंटू 100%। If the value of P is R% more than Q, then Q has a value how much less than P। तो Q की P से कितने % कम वैल्यू होगी, तो वो निकालने के लिए फार्मूला R/100 प्लस R इंटू 100% लगाएंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे में दे देगा, यदि P का मान Q से R% कम है। पहले क्या था, R% ज़्यादा था, पहले R% ज़्यादा था, ठीक है, मोर था। अब यहाँ क्या है, R% लेस है, दूसरे में R% लेस है। क्या है, यदि P का मान Q से R% कम है तो Q का मान P से कितना अधिक होगा। तो Q का मान P से कितना अधिक होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ P इज R% लेस देन Q, देन वैल्यू ऑफ Q इज हाउ मच ग्रेटर देन P। तो ये निकालने के लिए या ये कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, R/100 माइनस R इंटू 100। अब क्वेश्चन होता क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है क्या, मान ले दो आदमी हैं A और B हैं, B की सैलरी A से 20% कम है। कितनी है, 20% कम है। B की सैलरी A से 20% कम है, तो A की सैलरी B से कितनी ज़्यादा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके के कुछ और शॉर्ट ट्रिक हैं, जैसे किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाने पर इस मत पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी। If there is an increase of R% in the price of goods, the expenditure on this good should not increase for this reduction in consumption of goods। जो कंजप्शन है उसमें कितना रिडक्शन हमको करना होगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं, मान लें हमारा मंथली जो चीनी का खर्च है
वो 10 किलोग्राम हम चीनी एक मंथ में खर्च करते हैं। ठीक है, एक मंथ में कितनी खर्च करते हैं? 10 किलोग्राम हम चीनी खर्च करते हैं। और इसका रेट क्या है? मान लो 40 रुपये पर केजी है। अभी चीनी का रेट क्या चल रहा है? 40 रुपीज़ पर केजी है। और हम 10 किलो एक मंथ में खर्चा है हमारा, एक मंथ का 10 केजी का खर्चा है। तो टोटल कास्ट कितनी हो गई? 10 × 40, तो फिर ये 400 रुपीज़ हमारा टोटल मंथ का खर्चा हो गया चीनी पर। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है चीनी के रेट में अब 20% वृद्धि हो गई, या रेट ऑफ या कास्ट ऑफ चीनी हैव इंक्रीज 40%। तो उसके हमें कंजप्शन में, जो कंजप्शन हमारा 10 केजी था, पहले मंथ में कितना खर्च करते थे हम? 10 किलो खर्च करते थे। अब इसको हम कितना कम करें ताकि हमारा मंथली खर्चा जो है वो 400 रुपीज़ ही रहे। चीनी पर मंथली खर्चा जो है वो हमारा 400 रुपये ही रहे, 400 रुपये से ज़्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए, क्योंकि रेट बढ़ गया, रेट कितना हो गया? पहले 40 रुपये पर केजी था, अब 40% मान लो बढ़ गया, तो 40 का 14% कितना हो जाएगा? 16 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब चीनी का रेट कितना हो गया? 54 हो गया। तो हमको चीनी का जो खर्च है 10 किलोग्राम पहले यूज हो रही थी, ये कुछ कम करना पड़ेगा। अब वो कितना कम करना पड़ेगा वो निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ताकि हमारा जो मंथ का खर्चा है चीनी का वो 400 रुपये रहे। तो ये अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ये निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे कि चीनी की खपत कितनी कम करें कि हमारा जो मंथली चीनी का खर्चा है वो 400 रुपये ही रहे। तो वो ऐसे फार्मूलों से ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं, और अपॉन 100 + R × 100%। अब इसी का दूसरा है, अब मान लें जैसे कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल यूज़ करते हैं, मान लें हमारा पेट्रोल हम अपनी कार में मंथ का 100 लीटर यूज़ करते हैं, और पेट्रोल का रेट जो है मान लो 50 पर लीटर है। अब पेट्रोल के रेट में क्या हुआ? वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? मान लें 20% वृद्धि हो गई, तो रेट बढ़ गया। अब कितना हो गया? जब 50 का 20% कितना आ जाएगा बताइए? 10 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा? 10 रुपीज़ आएगा। तो कितना हो गया? 70 रेट हो गया। तो अब हमारे खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? अब हम कम पेट्रोल यूज़ करेंगे। तो कितना कम पेट्रोल यूज़ करेंगे? तो वो इस फार्मूले से निकालेंगे। अब दूसरा इसी का है कि अब रेट बढ़ के ना, अब रेट कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है? दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है? रेट कम कर दिया। अगर वो कहेगा मान लें पेट्रोल के रेट में 20% कमी आ गई, तो आपका खर्चा उतना ही रहे, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी ज़्यादा चलाएंगे, अब पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेंगे। पहले आप मान लें मंथ में 100 लीटर यूज़ करते थे, अब आप मान लें 120 यूज़ करेंगे, या कितना यूज़ करेंगे वो निकालना है आपको, ताकि मंथ का खर्चा, मान लो आपका 1000 का पेट्रोल लगता था, तो अब भी कास्ट कम होने पर भी अगर 1000 का पेट्रोल लगेगा तो क्या करेंगे? ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेंगे। तो कितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? और अपॉन 100 - R × 100% से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले आप ज़रूर याद कर लें। ऐसे ही जनसंख्या पे अब क्वेश्चन आता है। जनसंख्या पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। माना किसी शहर की जनसंख्या m है तथा ये n% वार्षिक दर से बढ़ती है, तब n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, या n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, यह कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले लगाते हैं। सपोज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज m एंड इट इंक्रीजेज एट एन एनुअल रेट ऑफ n%, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या होगी? 1 + n/100 की पावर n। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे m × 1 + n/100 की पावर n। अब क्वेश्चन आता किस तरीके का? क्वेश्चन ये आता है, मान लो किसी शहर की जनसंख्या जो है 10,000 है, और ये 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? m n 1 + n/100 की पावर n। तो m क्या है? m जो है अभी कितनी जनसंख्या है? 10,000 है, तो 10,000 जनसंख्या हो गई, और 10% के रेट से बढ़ रही है, तो n कितना हो गया? 10% हो गया। और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद, तो जो स्मॉल n है वो क्या हो गया? वो समय हो गया। n बराबर क्या हो गया? 2 वर्ष हो गया। जो समय होता है ये n समय होता है कि कितने वर्ष बाद निकालनी है, तो वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है, मान लो अभी हमारी प्रेजेंट जनसंख्या जो है कितनी है? m है। प्रेजेंट जनसंख्या हमारी m है। ठीक है। अब हमको n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी, तो n वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी वो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे।
तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या n ईयर्स एगो पॉपुलेशन इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस n अपॉन 100 की पावर n। इस फार्मूले से हम जनसंख्या निकाल लेंगे। अब वो कहता है माना से किसी शहर की जनसंख्या m थी। अब तीसरे तरीके का क्वेश्चन ये आता है। अब वो r% मतलब पहले क्या था क्वेश्चन में, एवरी ईयर में r% या n% इंक्रीज कर रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज जो है हर साल में अलग अलग है। मान लो पहले साल में n1% के रेट से बड़ी जनसंख्या, दूसरे साल में जो है n2% के रेट से बड़ी, तीसरे साल में n3% की वृद्धि हुई। तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे। पहले साल बाद कितनी होगी, 1 प्लस n1 अपॉन 100, ठीक है। दूसरे साल बाद कितनी हो जाएगी, इसी में 1 प्लस n2 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे साल बाद कितनी हो जाएगी, तीसरे साल में n3% वृद्धि है तो 1 प्लस n3 अपॉन 100, ठीक है। ये आपका जो भी ये आंसर सॉल्व करके आंसर आएंगे, ये तीनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या अगर उनके रेट हर साल जो है अगर इंक्रीज रेट अलग अलग हैं, पहले साल मान लो n1% है, दूसरे साल n2% है और तीसरे साल n3% है, तब ये फार्मूला लगाएंगे m 1 प्लस n1 अपॉन 100, 1 प्लस n2 अपॉन 100 और 1 प्लस n3 अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया। अब मशीनों पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। मशीनों के अवमूलन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र, फार्मूला फॉर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिप्रिशिएशन ऑफ ए मशीन। पहले इसको समझ लेते हैं, डिप्रिशिएशन होता क्या है। जैसे आपने आज कोई मशीन खरीदी या कार खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी, तो क्या होता है, इसके तुरंत खरीदने के बाद अब हमारा सेम रेट में नहीं बिकेगा। मान लो मैंने 5 लाख की कार खरीदी और मैं आज ही बेचूं तो 5 लाख की नहीं बिकेगी, तो कुछ उसके कीमत में कमी आ जाएगी। तो ये जो कमी आती है ये अवमूलन या डिप्रिशिएशन कहलाती है। तो ये धीरे धीरे हमारी जो कार की या मशीन की वैल्यू है वो कम होती रहती है, उसकी कीमत कम होती रहती है। तो ये जो कीमत में कमी आती है किसी मशीन की या किसी वस्तु की, तो उसको उस वस्तु का अवमूलन या डिप्रिशिएशन कहते हैं। तो ये निकालते कैसे हैं, ये डिप्रिशिएशन निकालने का एक फार्मूला होता है। तो माना क्या फार्मूला है, माना किसी मशीन की वर्तमान मूल्य क्या है, P है, तथा इसके अवमूलन की दर या डिप्रिशिएशन की दर Q% वार्षिक है। मान ले 10% कम हो जाते हैं हर साल किसी कार के रेट, तो 3 साल बाद इसकी कार का रेट कितना हो जाएगा, तो कम होते होते कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है। या आज कार का मूल्य हमारा 5 लाख रुपए है, तो 3 वर्ष पहले कितना था या जब हमने खरीदी थी तब कार कितने की थी, वो निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा वो देखते हैं। तो लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन बी P एंड इट्स रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज Q% पर एनम, देन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स, या n वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, तो भाई इस फार्मूले से निकालेंगे। क्योंकि मशीन का मूल्य कम हो रहा है इसलिए 1 माइनस Q/100 आएगा। तो प्लस माइनस का ध्यान ऐसे लिखेंगे क्योंकि n वर्ष बाद मशीन का हमको मूल्य निकालना है, क्योंकि मशीन का मूल्य हर साल कम होता रहेगा। जो अब मशीन आज हमने खरीदी है कल बेचेंगे तो उसका रेट कम हो जाएगा, अगर 1 साल बेचेंगे तो और कम होगा, 2 साल बाद बेचेंगे तो और कम होगा, 3 साल बाद बेचेंगे तो और कम होगा। तो मशीन का रेट कम होता रहेगा। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। कम आंसर आने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस Q/100 करेंगे। 1 प्लस Q/100 नहीं करना है, 1 प्लस Q/100 कर दिया तो आपका आंसर ज़्यादा आ जाएगा, जब जो कि वो गलत होगा, क्योंकि हमारी कार की वैल्यू कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी थोड़ी, कम होती रहेगी। तो ऐसे ध्यान रखना है हमको कि माइनस लेना है फार्मूले में या प्लस लेना है, ठीक है। अब वो कहेगा दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये आएगा, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, प्राइस ऑफ मशीन बिफोर n ईयर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लें मशीन का आज हमारी कार का या मशीन का मूल्य जो है 4 लाख रुपीज़ है, तो जब हमने खरीदी थी 2 वर्ष पहले तब उसका मूल्य क्या था, तब मूल्य ज़्यादा रहा होगा, ये तो कन्फर्म है। तो ज़्यादा लाने के लिए आंसर कैसे निकालेंगे, P अपॉन 1 माइनस Q/100 की पावर n, ठीक है, Q/100 की पावर n। तो n वर्ष बाद निकालेंगे तो P इंटू आएगा, और n वर्ष पहले निकालेंगे तो P अपॉन 1 माइनस Q/100 की पावर n, ठीक है। तो ये फार्मूले याद ज़रूर रखेंगे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूले हैं, ये दूसरे या तीसरे तरीक़ों से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे मेथड इनसे लंबे हैं। तो आप ये फार्मूले अपने याद कर लें और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। अभी मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में इनसे रिलेटेड जो भी
क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हमने जो भी फार्मूलेज देखे हैं या शॉर्ट ट्रिक देखी हैं, उन शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। इफ़ द वैल्यू ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20% देन व्हाट परसेंटेज शुड बी रिड्यूस्ड इन इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान लें हम 1 मंथ में हमारा कितना राइस यूज होता था। 1 मंथ में हमारा 10 kg राइस यूज होता था। कितना यूज होता था? हम 10 kg यूज होता था। और राइस का रेट मान लें हमारा 100 रुपीज़ था। कितना था? 100 रुपीज़ पर kg था। तो टोटल खर्चा कितना था मंथ का? 10 × 100, क्योंकि 10 kg चावल लेते थे, 100 रुपीज़ पर kg था। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10 × 100, ये 1000 खर्चा हो गया। 1 मंथ का 1000 रुपीज़ खर्चा हो गया। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा? अब क्वेश्चन में कह रहा अब चावल का रेट 20% बढ़ गया। अब पहले 100 रुपये था, अब इसमें 100 रुपये का 20% कितना हो गया? 100 × 20/100 कितना परसेंट हो गया? 100 × 20/100 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 20 रुपये बढ़ गया। क्या 20 रुपये क्या बढ़ा? चावल का रेट 20 रुपये बढ़ गया। तो पहले 100 रुपये पर kg था, अब कितना हो गया? 20 रुपये बढ़ गया, तो 120 रुपये पर kg हो गया। कितना हो गया? 120 रुपये पर kg हो गया। अब क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, अब चावल का रेट आपका बढ़ गया 120 पर kg। तो पहले 10 किलो आप चावल खाते थे, ठीक है, या कंजप्शन जो था आपका चावल का वो 10 किलो था। अब कितना कम करें हम? चावल का खर्चा कितना कम करें ताकि हमारे जो मंथ में 1000 रुपीज़ खर्च होते थे वो चावल के रेट बढ़ने के बाद भी 1000 रुपीज़ रहें। यानी कि ये 1000 रुपीज़ जो हमारा चावल के ऊपर खर्च होता था एक मंथ में, इसमें कोई चेंज ना हो। तो क्योंकि चावल का रेट बढ़ गया है तो अब चावल का खाना हमको कम करना पड़ेगा ताकि हमारा मंथ का खर्चा सेम रहे। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला बताया था मैंने। या खपत में कमी या कंजप्शन में कमी इक्वल टू R/100 + R × 100%। ये इतना हमको कंजप्शन में कमी करना होगा। ये R क्या होता है? R = इंक्रीज चेंज इन कास्ट होता है, या परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, चेंज इन कास्ट। तो कास्ट में कितना चेंज हो रहा? 20% का चेंज हो रहा। तो R की जगह क्या आ गया? 20% आ गया। इस फार्मूले में R की वैल्यू हम रख देंगे। तो 20/100 + 20 और ये परसेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट आपको चावल का कंजप्शन या चावल की खपत कम करनी होगी। जैसे पहले आप 10 किलो लेते थे, अब इतना कम लेंगे। कितना कम लेंगे? अब इतना कम लेंगे। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, इक्वल टू 20/120 × 100। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। कितना आंसर आया? 15/3। किस में? परसेंटेज में। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में 50/3 लिख के आ जाएगा और दूसरे ऑप्शन में 50/3 परसेंटेज लिखा होगा। तो आपको सही ऑप्शन 50/3 परसेंटेज, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ये जो भी आंसर निकल के आएगा ये परसेंटेज में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका दूसरी तरीके का क्वेश्चन क्या बनता था? दूसरी तरीके का क्वेश्चन ऐसे बनता था, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब वृद्धि ना होकर 20% की कमी हो गई तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी या वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े, व्यय कम ना हो। तो उसके लिए फार्मूला था, उसके लिए दूसरा फार्मूला लगाते R/100 - R × 100। तो इस तरीके का फार्मूला लगाते। ठीक है, तो अगर दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इस फार्मूले से कर लेंगे। अब अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत कम है? पीज इनकम इज 20% मोर देन क्यूज इनकम, देन क्यूज इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द पीज इनकम। तो हमको इस तरीके का क्वेश्चन निकालना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था।
तो Q की I P से कम कैसे निकालते थे बताइए क्या फार्मूला लगता था, इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। यही जैसा अभी पीछे देखा था बिल्कुल सेम फार्मूला है। R की जगह क्या है, R कितना है, R कितना दिया बताइए, R दिया है 20%। कितना दिया है 20%। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20/100 प्लस 20 इंटू 100। कितना आएगा 20/120 इंटू 100। कितना आएगा 50/3%। ठीक है, क्या कम है, कितनी कम है 50/3% कम। तो ये भी इस तरीके का क्वेश्चन भी आज इस ऑप्शन में आपके इस तरीके से भी दिया हो सकता है, 50/3% कम, 50/3% ज़्यादा, या 50/3 खाली 50/3 दे दिया। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, 50/3% कम होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो के दाम में 25% की वृद्धि हो गई तो बिक्री की मात्रा पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा होगा यदि बिक्री से प्राप्त राशि में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। मान लें हमारी 1 मंथ की बिक्री मान लो हमारी 5,000 की होती थी। कितनी होती थी 5,000 की। अब हमारा क्या हुआ, जो रेडियो था उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई 25% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 25% बढ़ गई। तब वो कह रहा हमारा रेवेन्यू जो है, अब भी हमारी जो बिक्री हो रही 5,000 रुपीज़ हो रही है, लेकिन हमारी बिक्री कितनी कम हुई, क्योंकि हमको जो रुपीज़ मिल रहे हैं बिक्री से वो 5,000 ही मिल रहे हैं, और रेट में कितनी वृद्धि हो गई 25% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब रेट जो रेडियो बिकते होंगे वो अब कम बिकते होंगे, पहले से कम बिकते होंगे। तो कितने कम बिकते होंगे वो निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए। अभी पीछे पढ़ा था, अगर किसी के रेट में वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितनी कमी होगी। तो खपत में जो कमी होगी या उसके कंजप्शन में जो कमी होगी वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का फार्मूला था R/100 प्लस R इंटू 100%। इस फार्मूले से निकाल देंगे। तो रेडियो के दाम में कितनी वृद्धि हुई 25% वृद्धि हुई थी। तो R कितना हो गया 25 हो गया। तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100 तो कितना आया 25/125 इंटू 100। तो कितना परसेंटेज आया 20%। ये जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो रेडियो की सेल्स जो थी वो 20% कम हो गई उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है। 2/7 का कितने परसेंट 1/35 है। तो 2/7 का कितने परसेंट 1/35 है। व्हाट्स परसेंट ऑफ 2/7 इज 135। तो 2/7 का मान लें हम लोग x% है, कितना x% है, कितना 135 है। तो 2/7 का x% हम निकालेंगे कैसे, तो बताइए किसी का x% कैसे निकालते हैं। तो 2/7 का x% इंटू x/100 ऐसे ही तो निकालते हैं। ये परसेंटेज हो गया, और ये कितना दिया है 1/35 के। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 35 कितना हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स इंटू 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 7 इंटू 100। कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 35 बराबर 7 इंटू 100। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 100 अपॉन 35 इंटू 2। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 2 जा 20, 2 बन जा 1। तो 10% आ रहा है। कितना आ रहा है 10%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 10%।
तो 2/7 का 10% जो है वो 135 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 40% का 40% इक्वल टू 40 हो तो x इक्वल टू कितना होगा? इफ़ 40% ऑफ x इक्वल टू 40 देन x इक्वल टू, तो कैसे करते हैं बताइए? x का 40% कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो x इंटू 40/100, ठीक है, ऐसे तो किसी का परसेंटेज निकालते हैं। अब इसका फिर 40%, तो x का 40%, फिर जो आएगा उसका भी 40%, फिर इसका 40% ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये x का 40% हो गया, तो x का 40%, फिर इसका 40% ये हो गया। ये कितना दिया है? ये 40 दिया है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 40 के नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इंटू 40 इंटू 40, x इंटू 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो एक 40 से एक 40 ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाकर डिवाइड करेगा उधर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100/40, 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 250, ठीक है। ये 50 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 125 हो जाएगा। तो x का मान कितना है? 125। अब आप कैलकुलेट, अब आप देखना चाहेंगे कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, तो इसका 40% निकाल लो, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 40% निकाल लो, वो 40 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, इसमें उसे कितने % हानि हुई? द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज रिड्यूस्ड बाई 40%, आफ्टर सम टाइम हिज सैलरी वाज इंक्रीज बाई 50%, व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस इन दिस? तो मान लेते हैं, जब हमें इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि उसकी सैलरी थी कितनी, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? 100 मान लेते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं 100 से कैलकुलेट करते हैं। तो माना कर्मचारी की सैलरी कितनी थी, तो सैलरी हमने मान ली कितनी? 100 रुपीज़ मान ली, उसकी सैलरी 100 रुपीज़ थी। अब उसकी सैलरी में 40% कमी कर दी गई, तो 100 का 40% कितना हो गया? बताइए, 100 का 40% कितना हो गया? 40 हो गया, क्योंकि आउट ऑफ 100 में से लेते हैं, या हम कैलकुलेट कर लेते हैं 100 का 40%, तब भी 40 आएगा। देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। किसी 100 का 40% ऐसे तो निकालेंगे, इंटू 40/100, 100 से 100 कर दिया, इक्वल टू 40 आ गया। तो 40% के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई? पहले 100 रुपये थी, अब उसमें कितनी कमी कर दी गई? 40% कमी कर दी गई। वो कितना आया था? 40 रुपये आया था, -40, तो सैलरी कितनी हो गई? 60 हो गई। कितनी सैलरी हो गई? 60 हो गई। अब वो क्या कह रहा है? कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। अब जो 60 रुपीज़ का वेतन, अब कितना था वेतन? 60 रुपीज़, तब 60 रुपीज़ में कितनी वृद्धि कर दी? 50%। तो 60 का 50% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 60 का 50% देख लेते हैं कितना आएगा। 60/50 इंटू अपॉन 100, 60 इंटू 50/100, तो कितना आया? 30 रुपीज़ आया। 60 का 50% क्या किया? 30 की हमें कितनी क्या कर दिया? इसमें वृद्धि कर दी। तो अभी सैलरी कितनी थी? 60 रुपीज़ सैलरी थी, इसमें 30 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 90 रुपीज़ इसकी सैलरी हो गई अब, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सैलरी इसका कितना माना था? 100 रुपीज़ माना था। अब कितनी बची है इसकी? पहले 40% इंक्रीज हुई, फिर 50% डिक्रीज हुई, तो उसके बाद सैलरी कितनी आई इसकी? 90 रुपीज़ आई। तो उसको कितना लॉस हुआ? तो पहले 100 रुपीज़ सैलरी थी और अब कितनी हो गई? अब 90 रुपीज़ हो गई, तो लॉस कितना हुआ? तो 100 - 90/100, ठीक है। इंटू परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 10/100 इंटू 100, तो कितना आया? 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर से लिख लेते हैं। 10/100 इंटू 100 था, तो 100 से 100 कर दिया, तो कितना लॉस हुआ उसको? 10% लॉस हुआ, नुकसान हुआ, या 10% उसकी सैलरी कम हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, और इनके जो ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर वो ये पूछ लेगा उसकी
उसको कितना लाभ हुआ या हानि हुई, या उसकी सैलरी में वृद्धि हुई या कमी हुई, इन सब करने के बाद तो ये 10% क्या हुआ, उसकी सैलरी कम हो गई, क्योंकि उसकी सैलरी 100 रुपये से 90 रुपये हो गई, तो उसकी सैलरी 10% कम हो गई। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इन सारे के सारे फार्मूलों को ध्यान से पढ़ लीजिए और इनको याद कर लीजिए, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आप इजीली कर लें। आप हमारे वीडियो देखते रहिए। हम आने वाले वीडियो में सारा का सारा टीईटी का और सीटीईटी का सिलेबस कवर कर देंगे, और देखना जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। भले ही नंबर सेम ना हो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, और हम आपकी ऐसी तैयारी करा देंगे ताकि सीटीईटी, टीईटी या जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आप मैथ के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।